गुरुद्वारा जो है वो एक सबसे बेस्ट जगह है। आप अपनी टिकट्स ले लेता हूँ कि अल्टीमेटली जो आपकी OLQs जो है उसमें ही आपको अपनी ट्रेन कैच करने के लिए 7 तारीख को, तब आपको कोई नहीं रोक सकता स्क्रीनिंग होने से। हेलो गाइस, माय नेम इज़ मनीष शर्मा एंड मैंने SSB 7 टाइम्स दिया है एंड इस वीडियो में मैं अपना SSB एक्सपीरियंस आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा। बने रहें इस वीडियो में। दिस वॉज माई 7th SSB अटेम्प्ट एंड मैंने अभी तक इससे पहले 6 अटेम्प्ट्स दिए थे। पहले 3 जो थे मेरे स्क्रीन आउट्स थे एंड देन उसके बाद मेरे जो 3 कॉन्फ्रेंस आउट्स थे। इस बार मेरा क्या रिजल्ट रहा उसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखें। सो अब की बार मेरा ये SSB इंटरव्यू नेवी का था बेंगलोर में। सो उसके लिए मेरे को दिसंबर में पता चल जाता है कि मेरा SSB इंटरव्यू कहाँ पर आने वाला है। आप किसी भी एंट्री से जा रहे हैं तो आपको 1 महीने पहले पता चल जाता है कि आपका इंटरव्यू कहाँ पर आने वाला है। तो मैंने अपनी जो ट्रेन की टिकट्स थी, अपनी जो फ्लाइट थी, वो मैंने बिफोर हैंड ही करवा के रख ली थी। सो मेरा जो इंटरव्यू होता है वो 9 से लेकर 13 जैन तक होता है एंड उसके लिए मेरे को जम्मू से अपनी ट्रेन कैच करने के लिए 7 तारीख को शाम को 5:30 बजे घर से निकल जाता हूँ। सो डन विद द ऑल पैकिंग एंड बैग रख दिया मैंने अपना, बट ऑल्सो हेलमेट इज़ अ मस्ट एंड लेट्स गो। So I'm just about to reach the railway station, but you can see there's a lot of traffic around me. So हम अब इसको करते थे मैं, और पता नहीं क्यों हर बार इस जगह पर पहुंचते ही काफ़ी अच्छा दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि बचपन से मेरा यहीं से आना जाना हो रहा है। और ये रास्ते बचपन की उन खट्टी मीठी यादों को समेटते हुए मुझे स्टेशन की ओर लेते जाते हुए, और यहीं अगर आप आते हैं तो आपको बैठने की सुविधा भी मिल जाती है। और स्टेशन पर पहुंचते ही श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आप स्टेशन के नहीं वैष्णो देवी के दरबार में हैं। सो गाइस, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आप जम्मू में रहते हैं और अगर आप कहीं SSB देने जा रहे हैं तो आप प्लीज़ मेक श्योर कर लें कि आपकी जो ट्रेन है वो डिलेड नहीं है, ना ही वो कैंसल्ड है, क्योंकि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन में भी कंस्ट्रक्शंस जो है वो चालू हो रखी हैं एंड वो 3 महीने तक नेक्स्ट चलेंगे। सो कुछ ट्रेन्स हैं जो कि अभी नेक्स्ट 2-3 महीने के लिए कैंसल्ड हैं। स्क्रीन्स के ऊपर आप देख सकते हो कि कौन कौन सी ट्रेन्स आपकी डिलेड हैं, कैंसल्ड है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इन ट्रेनों में टिकट्स अपनी ना करवा लें टू अवॉइड एनी लास्ट मिनट हैसल। और आज जिस ट्रेन में मैं सफ़र करने वाला हूँ इस ट्रेन का नाम उसको अपने आप में ही बहुत खास बनाता है। जी हाँ दोस्तों, शहीद कैप्टन तुषार महाजन एक्सप्रेस। आज मैं इस ट्रेन में सफ़र करने वाला हूँ एंड ये बेसिकली क्या होता है, ऑन टाइम ही रहती है, लेकिन जिस टाइम मैंने इसमें ट्रैवल करा था इसका टाइम सुबह दिल्ली सराय रोहिला पहुंचने का 3:45 पर था, लेकिन ये 3 घंटे की डिले के साथ 7:45 पर मेरे को दिल्ली सराय रोहिला छोड़ती है। तो करते हैं वे स्टेशन को अलविदा और अपनी नई यात्रा शुरू। गुड मॉर्निंग सबको, मैं पहुंच गया हूं दिल्ली सराय रोहिला रेलवे स्टेशन, जिसका नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखता है एंड मेरी यहाँ से अभी होने वाली है फ़्लाइट, जिसके लिए मुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा और 80 रुपये में मैं यहाँ से दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाला हूँ। एंड प्लीज़ गाइज अपने आसपास आप साफ़ सफाई रखा कीजिए। सो अब मैं यहाँ से ऑटो करता हूँ जो कि मेरे को
₹20 मांगते हैं भैया। सो आपकी अगर बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी है तो आप और कम करवा सकते हो पैसे, लेकिन आपको मैं उबर एंड ओला से ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप ऑटोज़ में जाएं, क्योंकि आप जो है बार्गेनिंग स्किल्स आपकी अच्छी होती है तो उसमें आप लोगों से आपका इंटरेक्शन भी बढ़ता है, जिससे आपकी अल्टीमेटली जो आपकी OLQs जो हैं उसमें ही आपको बेनिफिट हो रहा है। एंड OLQs क्या होती हैं एंड कौन कौन सी OLQs आपके अंदर पहले से ही मौजूद होती हैं, कौन कौन सी आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और आप वो कैसे कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैंने जो है एंड में एक पोर्शन रखा है, सो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो साथ वालों के साथ बातचीत करते हुए और ऑटो में सफ़र मनोरंजन करते हुए मैं पहुंच जाता हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और सुबह के इस अच्छे नज़ारे के साथ मैं निकल जाता हूँ अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचते ही मैं सबसे पहले जाता हूँ वेटिंग लॉन्ज में, एंड वहाँ जाके मैं कुछ खाता पीता हूँ, एंड वहाँ जाकर मैं फ्रेशन अप होता हूँ, कैच द एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो। और ये इसका इंटीरियर कुछ इस तरीके का है, और ये आपको वेटिंग लॉन्ज है, ये आपको ₹20 पर आवर के हिसाब से मिल जाएगा, ये आप चार्ट देख सकते हैं। आपको अंदर ही वेटिंग लॉन्ज के काफ़ी सारे फूड ऑप्शंस जो हैं ब्रेकफास्ट में मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रोल्स की फैसिलिटी मिल जाती है, ऑमलेट मिल जाएंगे, डोसा इज़ देयर, पराठा। सो लेट्स एंजॉय अ डोसा। और ये वेटिंग लॉन्ज अंदर से कुछ इस तरीके का दिखता है। इसका जो वेटिंग लॉन्ज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है गाइस, क्योंकि एक प्राइवेट वेटिंग लॉन्ज है, तो आप यहाँ पे ₹20 पर आवर में रह सकते हैं। एंड वेटिंग लॉन्ज के अंदर ही आपको काफ़ी सारे फूड ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो मैं वहाँ पर चेंज वगैरह होता हूँ एंड मैं निकल जाता हूँ मेट्रो स्टेशन की तरफ। टुवर्ड्स मेट्रो स्टेशन। So guys, I have already booked the tickets of the metro, that is the airport express. उसमें DMRC आप ऐप यूज़ कर सकते हो अपना टाइम सेव करने के लिए। तो मेट्रो इज़ द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे टू रीच द IGI एयरपोर्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे जाते हैं, वहीं से आपको कनेक्टिंग मेट्रो स्टेशन है आपका। And this is how the interior of the airport express looks like. So it is in the formation of 2x2. So let's go towards the IGI airport. सो मैं मेट्रो स्टेशन करीब 10:30 तक पहुंच जाता हूं। मेट्रो ने सिर्फ 20 मिनट्स लिए मेरे को एयरपोर्ट तक पहुंचाने में, जो कि काफ़ी मतलब सही टाइम है। एंड अब मेरी जो फ़्लाइट है वो करीब 12 बजे है फ्रॉम द टर्मिनल 2। सो मेरी जो मेट्रो होती है मुझे उतार देती है एंड वहाँ से मेरे को टर्मिनल 2 पे जाना होता है। एंड टर्मिनल 2 वाज सो फार कि मुझे 10 to 15 मिनट्स सिर्फ टर्मिनल 2 तक पहुंचने में ही लग गए थे। अब 30 to 40 मिनट्स एज अ बैकअप आप लेके चले, इन केस अगर आप कहीं लेट हो गए या कहीं आपकी मेट्रो लेट हो गई, तो आप वो वाला जो टाइम है आपका उसको आप कंपनसेट कर सकें। पर मैं सेल्फ चेक इन जो होता है वो करता हूँ एंड देन वहाँ पर मैं अपनी टिकट्स ले लेता हूँ और निकल जाता हूँ अपनी फ़्लाइट के लिए।
एंड बेंगलोर पहुंचते ही सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरे को अब कहाँ पे जाना है। सो मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से मैं बातचीत करता हूँ तो वो बोलते हैं कि गुरुद्वारा जो है वो एक सबसे बेस्ट जगह है स्टे के लिए। मैंने अपना बैगेज वगैरह लिया एंड मैं आ गया एयरपोर्ट के बाहर। अब एयरपोर्ट के बाहर वहाँ पर आपका उबर, ओला, ब्लू स्मार्ट, आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे चीपेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट वे है पहुँचने का बेंगलोर सिटी तक, वो है आपकी बस। आप बस में जा सकते हैं। बस में मेरे को 280 रुपये जो थी कॉस्ट पड़ी एंड डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स है। बस ने मेरे को शाम को 7:30 तक मेरे को पहुंचा दिया था। आप कभी भी जाते हो तो आप उनको बोलिए कि आपको कब्बन पार्क में जाना है। देन कब्बन पार्क पर पहुंचते ही वहां से मैं जो होता है गुरुद्वारे के लिए निकल जाता हूँ एंड गुरुद्वारे पहुंचते ही सबसे पहले वहां पर जो होता है मैं माथा टेकता हूँ। देन वहां पर मैं सिक्योरिटी गार्ड जो होता है उससे मैं बात करता हूँ कि मुझे यहाँ पर जो है रूम लेना है। तो वो मेरे को एडवाइस करते हैं कि आप जो है पहले डॉर्मेट्री देकर आ जाओ, फिर आप वहाँ पे बात कर सकते हो। सो मैं जाता हूँ वहाँ पे डॉर्मेट्री वगैरह देखता हूँ एंड मेरे को काफी अच्छी नीट एंड क्लीन वो डॉर्मेट्री लगती है। आपको वहाँ पर ब्लैंकेट भी आपको मिलता है, पास में आपके वॉशरूम्स हैं मेल एंड फीमेल के अलग। फिर मैं बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि ये 250 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको मिल जाती है। एंड गुरुद्वारे में रहने का एक और बेनिफिट आपका ये भी है कि आपको वहाँ पे फ्री कॉस्ट ऑफ फूड मिलता है आपको वहाँ पे। फिर वहीं मेरे को भाई लोग मिलते हैं एसएसबी वाले जो एसएसबी देने आए होते हैं वहाँ पे, उनसे बातचीत वगैरह करता हूँ। सो मेरी तरफ से आपको एक ये टिप है कि अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप रिपीटर हैं तो कभी भी आप एक सिंगल रूम में जाके आइसोलेट करके मत रहिए। आप अगर आप जाते हैं तो आप मेक श्योर करिए कि आप डॉर्म्स में रुकें जाके। फॉर एग्जांपल अगर आप भोपाल जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं या फिर आप जलंधर जाते हैं तो आपको वहाँ पर एसएसबी स्टे या फिर आपको जलंधर में चीमा डॉम करके भी एक डॉर्मेटरी मिल जाती है। तो आप मेक श्योर करिए कि आप वहाँ पे रहें, बिकॉज ह्यूमन माइंड अकेले में काफ़ी सारी चीज़ें सोचता है एंड अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा तो आप काफ़ी ज़्यादा अकेले में नर्वस फील करेंगे। वहीं अगर डॉर्म में रहते हैं तो आपके जो फ्रेंड्स वगैरह होंगे आसपास, आप उनसे बातचीत करेंगे तो आप जानेंगे कि आप कहाँ अगर लैग कर रहे होंगे, आपने कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स आप अगर नहीं लेकर आए होंगे। जब भी बच्चे साथ में शाम को मिलते हैं तो सब डिस्कस करते हैं कि भाई आप ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं लाए, कोई ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं लाया। तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेकर आए होंगे तो आप उसको वहाँ पर लेकर आ सकते हो और वापस उसको प्रिंट करवा सकते हो। तो जिस दिन हमारा इंटरव्यू होता है उस दिन हम सब सुबह 4 बजे उठ जाते हैं एंड वेल ड्रेसअप होके हम लोग एसएसबी सेंटर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें जो वहाँ पे गुरुद्वारे के जो सरदार जी होते हैं वो हमें पहले ही बोल देते हैं कि आप सुबह यहाँ पे मत्था टेक कर जाना। और हम सुबह भी जैसे ही उठते हैं तो हम सबसे पहले वहीं पर ही जाते हैं। वहाँ पर माथा वगैरह टेकने के बाद, प्रसाद लेने के बाद हमें सरदार जी होते हैं हमें चाय भी देते हैं। वहाँ पर मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने घर से दूर हूँ, क्योंकि डॉम में भी जितने भी लोग थे सारे ही काफी ज्यादा फ्रेंडली थे, पूछ रहे थे कि आप कहाँ से आए हो, आप किस लिए आए हो यहाँ पर। सो माथा टेकने के बाद हम लोग निकल लेते हैं एसएसबी सेंटर की ओर। ये अपने शलीन भाई पंजाब से वो आगे चल रहे हैं, हमारे विशाल भाई हरियाणा हिसार से। विशाल भाई हाय हेलो कर दो। अभी दाढ़ी थोड़ी है, अभी काटनी है इसको, देखो आइस काट पाते हैं कि नहीं। लेट्स सी चैलेंज। और एसएसबी सेंटर गुरुद्वारे से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके लिए आप पैदल भी जा सकते हैं। सो मैं और मेरे बडीज हम लोग पैदल ही जाते हैं एंड हमें हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगते हैं वहाँ पर पहुँचने में। एंड बेंगलोर एसएसबी सेंटर एज मेरा ये फर्स्ट टाइम था तो यहाँ पर मेरे को कुछ अलग दिखा जो मेरे को बाकी एसएसबी सेंटर्स में नहीं देखने को मिला था। एक्चुअली यहाँ पर जो मेन जो एंट्रेंस होती है उसके साइड में 2 LCDs लगी हुई हैं एंड उनमें रोल नंबर आपका फ्लैश होता है एंड आपको अपना रोल नंबर मैच करके उस हिसाब से आपको जो होता है लाइन में खड़ा होना होता है। अगर आपका रोल नंबर लेफ्ट वाली LCD में डिस्प्ले हुआ है तो आपको लेफ्ट वाली लाइन में लगना है, और अगर आपका रोल नंबर राइट वाली में देन आपको राइट वाली लाइन में। ये सारे खड़े हैं हमारे दोस्त। सो ये सब होता है एंड हमें फिर अंदर ले जाया जाता है
हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स इस फोल्डर में डाल सकते हैं। एज इस वाले फोल्डर में जिस कंडीशन में अपने डॉक्यूमेंट्स डालेंगे, आपको उसी कंडीशन में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। मैं जैसे कहीं इंटरव्यू में गया हूँ तो मैं देखता हूँ कि बच्चे जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे हड़बड़ा जाते हैं, किसी की कोई डॉक्यूमेंट नीचे गिर जाता है, किसी को मिल नहीं रहा होता। एंड वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो जल्दबाजी करते हैं, वो बोलते हैं कि आप थोड़ा जल्दी काम कीजिए बिकॉज टाइम कम होता है। तो आपको उस हिसाब से आप इसमें डॉक्यूमेंट्स जो है आप अटेस्ट अपने कर लीजिए पहले से ही, एंड उनको अरेंज कर लीजिए इसी फोल्डर में डालने से पहले। सो हमारी डॉक्यूमेंटेशन हो जाने के बाद हम सबको टेस्ट नंबर्स अलॉट होते हैं। मेरा चेस्ट नंबर अब की बार स्क्रीनिंग के टाइम पे 96 था। एंड चेस्ट नंबर देने के बाद हम सबको वहाँ से एक रूम में ले जाया जाता है, एंड वहाँ पर फिर OIR टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। आफ्टर दैट OIR टेस्ट हमारे वहाँ पर फिर PPRT कंडक्ट करवाई जाती है। एंड OIR टेस्ट क्या होता है, आप उसको कैसे कर सकते हैं, एंड PPRT क्या होती है, आप उसको कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इस पर लाइक कर दें, और आपको जिस किसी चीज़ में भी डाउट है SSB के रिगार्डिंग, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हैं। जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। देन PPRT में हमें जो पिक्चर शो होती है वैसी मेरे को सेम मेरे नेवी के इंटरव्यू में ही दिखी थी एट भोपाल। सो अब की बार भी मैंने वही सेम स्टोरी अपनी बनाई थी। मेरी फोटो अब की बार ये होती है कि कुछ बच्चे जो होते हैं आपस में क्वेश्चन पेपर देख के कुछ ऐसे डिस्कशन टाइप कर रहे होते हैं। तो मेरी स्टोरी थी कि जो मेरा मेन कैरेक्टर वो गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एंड फाइनल ईयर में आते ही वो अपना जो होता है एग्जाम का फॉर्म भरता है, एग्जाम देने जाता है, एंड बाहर जब वो निकलते हैं तो वो डिस्कशन करते हैं। जो फोटो जो दिखाई होती है मेरी स्टोरी में इस टाइम पर आता है कि जब वो लोग बाहर निकलते हैं तब वो आपस में डिस्कशन करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन कौन सी टिप्स अपने स्क्रीनिंग के टाइम पर यूज़ कर सकते हो, जिसने 3 बार मेरे को हेल्प करी है स्क्रीनिंग होने में। तो पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि जब कभी भी आप अपनी स्टोरी लिखकर GD हॉल की तरफ आप जाते हैं तो उस टाइम पर आप देखेंगे कि काफ़ी सारे बच्चे जो होंगे आपस में बातचीत कर रहे होंगे। कोई बोलेगा कि भाई तूने क्या स्टोरी लिखी, कोई पूछेगा तूने क्या लिखी। लेकिन आपको उन डिस्कशंस में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको अपनी जो नरेशन है उसी को आपको रिवाइज करते रहना है। आप मेक श्योर करें कि आप पहली जब आप रिवाइज करें तो आपको कुछ चीज़ें अपनी स्टोरी की याद आएंगी। सेकंड रिवाइज करेंगे तो आपको कुछ एक्शंस याद आएंगे। थर्ड आप रिवाइज करेंगे तो आपको और चीज़ें याद आएंगी। तो आप मेक श्योर करें कि अपनी स्टोरी को आप एकदम परफेक्ट करने के बाद आप उसको 5 से 6 बार और रिवाइज करें। अब आपको अपनी स्टोरी परफेक्ट कैसे करनी है? सो एक परफेक्ट नरेशन आपकी ये होती है कि आपको 45 सेकेंड्स के अंदर अंदर अपनी स्टोरी को कंप्लीट करना होता है, ताकि जितने भी आपके अदर मेंबर्स हैं वो आपकी स्टोरी को सुन सकें, जिससे आपको GD में एक एडवांटेज मिलेगा। अगर आपकी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई, स्टोरी आपकी अगर लंबी है 1 मिनट से ज़्यादा, तो आपके असेसर नेक्स्ट कर देंगे एंड आपकी स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो आपको मेक श्योर करने की अपनी स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए अपनी स्टोरी शॉर्ट करें। एंड आप शॉर्ट कैसे करेंगे? आपने फॉर एग्जांपल 4 एक्शंस अपनी स्टोरी में डाले हैं, जो आप अपने माइंड में उसको आप रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि अच्छा यार ये वाला एक्शन जो है ना मैंने थोड़ा सा बड़ा लिख दिया है, तो थोड़ा सा मैं काट देता हूँ, मीनिंग सेम रहेगा, लेकिन जहाँ पर आपने थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड्स डाले होंगे तो आप उसको थोड़ा सा हटा दोगे। आप जब अपनी एक परफेक्ट स्टोरी अपने दिमाग में आप एक बारी बना लेते हो तो उसको मेक श्योर कि आप रिवाइज करो 5 से 6 बार विद द कंप्लीट स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग हाउ मेनी कैरेक्टर्स, देयर एज, मूड, एक्शन ऑफ योर स्टोरी, एंड लास्टली कंक्लूड योर स्टोरी बाय सेइंग थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सो ये एक आपका बेसिक सा स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन इसको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। मैं बार बार आपको ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नरेशन इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस, एंड उसमें इंग्लिश भी इतनी मैटर नहीं करती है। लेकिन आप अगर अपनी स्टोरी को अच्छे से बोलते हो विदाउट एनी इंटरप्शन, विद अ गुड फ्लुएंसी, गुड पावर ऑफ एक्सप्रेशन, तो आपको एक अलग ही लीड मिलेगी। एंड अगर हम डिस्कशन की बात करते हैं तो डिस्कशन में बेसिकली आपका जो मेन मोटिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपका जो ग्रुप है वो आपकी वजह से किसी डायरेक्शन में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक ऐसा पॉइंट दिया जिसमें सब एग्री करते हैं एंड स्टोरी उस तरफ ही चली गई, तब आपको कोई नहीं रोक सकता स्क्रीनिंग होने से।